तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं गैर संवैधानिक है, कूड़ेदान में फेंक देंगे, कैसे फेंक देंगे कूड़ेदान में? संविधान विरोधी है, धर्म के अधिकार के खिलाफ में है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि मोदी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, वो कूड़ा में फेंकने वाले कानून ही बनाते हैं। नवल किशोर जी ने कहा, देखिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र के किसी भी कानून को कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। प्रोफेसर होकर भी नवल किशोर जी की यह मजबूरी है कि उनके नेता ने जो कहा उसको डिफेंड करे। जिस प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, ये बताइए वो प्रावधान तो सऊदी अरब में नहीं है जो इस्लाम की जन्मस्थली है, वो इंडोनेशिया में नहीं है, वो टर्की में नहीं है जो खलीफत की सीट है। जिन लोगों ने संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया, जब उस समय पर शरिया की कोई बात नहीं आई, तो आज शरिया की बात कहां से आ सकती है? कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे वो कानून चाहिए जो टर्की में आईएसआईएस की सीरिया और इराक में भी नहीं है, जो सऊदी अरब में नहीं है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर छोड़िए, जो इंडोनेशिया में नहीं है, मुझे वो आला शरिया चाहिए। और किसमें कहे? इमारत शरिया के कार्यक्रम में। अब वो मौलाना है या वो गोपालक वंश से है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं साल के अंत में, तो इसके लिए सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। अब विपक्ष ने एक बार फिर एनडीए को हराने के लिए वक्फ बोर्ड और शरीयत कानून का सहारा लिया है। देखिए, विपक्ष की योजना है जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसको मुसलमानों के खिलाफ दिखाया जाए और मुस्लिम वोट बैंक को अपील किया जाए। एक प्रकार से ये मंशा की जा रही है कि एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल मुस्लिमों के खिलाफ है, उनके हितों के खिलाफ हैं। ये वक्फ पर नया कानून लाया गया है, इससे आने वाले समय में मुसलमानों को नुकसान होगा। इस प्रकार से मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने का ये प्रयास किया गया है। अब इसके ऊपर विपक्ष ने अपने तर्क दिए हैं और डिफेंड करने में एनडीए ने उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। जहां पर आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को वक्फ बोर्ड के ऊपर घेरने का प्रयास किया, तो सुधांशु त्रिवेदी ने किस प्रकार अपनी पार्टी का बचाव किया और उन दोनों को जवाब दिया। आइए देखते हैं इस मजेदार डिबेट में और खुद डिसीजन लेते हैं। अब तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं गैर संवैधानिक है, कूड़ेदान में फेंक देंगे, कैसे फेंक देंगे कूड़ेदान में? जो कानून जिस मंशा से बनाई गई है और उस मंशा को अगर देखा जाए तो यह संविधान विरोधी है, धर्म के अधिकार के खिलाफ में है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि मोदी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, वो कूड़ा में फेंकने वाले कानून ही बनाते हैं। 3 कृषि कानून जिसके खिलाफ में पूरा किसान सड़क पे था, 1 साल तक आंदोलन करते रहा, लगभग 1000 किसान की शहादत देनी पड़ी और किसानों को रोकने के लिए क्या क्या नहीं अपनाए गए और उनको आतंकवादी तक कहा गया। ये तमाम तरह की बात कहने के बाद एक दिन आकर प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि ये कानून वापस करते हैं। तो वो कानून जो वापस किए होंगे तो कूड़ादान से भी तो खराब है वो जगह उनकी। तो वैसे ही जो कानून ये बनाते हैं, पिछले 10 साल में इन्होंने यही काम किया है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये तमाम आपने अभी भी देखा होगा कि चुनाव आयोग के माध्यम से जो काम बिहार में करने का कोशिश किया जा रहा है। नवल जी, कि मेरा सवाल वो नहीं था जिसका जवाब मुझे मिला है। मेरा सवाल ये था कि आप कूड़ेदान में कैसे फेंकेंगे? आपके नेता कह रहे हैं हमारी सरकार बनवा दो, हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, कैसे? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो कहने का आशय है वो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है कि इस तरह के कानून, तो अभी भी इस तरह का कानून जो है वो कूड़ादान के लायक ही है। तो जब हम आएंगे सरकार में तो हम बताएंगे आप सरकार में आने के बाद कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, क्योंकि नरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, और राजनेता इसमें एक्सपर्ट होते हैं सर। वो कैसे सीए को लेकर क्या कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ममता बनर्जी ने कहा हम नहीं लागू करेंगे, वो बोल रहे हैं हम नहीं लागू करेंगे। क्या हुआ सर? लागू है, हजारों लोगों को नागरिकता मिल गई, लेकिन पब्लिक के बीच क्या नरेशन गया? सीए लागू नहीं करने दे रहे। देखा विपक्ष कितना अच्छा है, आप लोगों ने एक भ्रम बना दिया, पब्लिक उसमें बह गई। आप इसमें भी भ्रम कर रहे हैं क्योंकि ये कानून बनाया हुआ केंद्र की तरफ से है, राज्य को लागू करना पड़ेगा। आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे सरकार में आने दीजिए, हम इसे कूड़े में फेंक देंगे? सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल था कि मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। नवल किशोर जी, अब सुधांशु जी का टर्न। सुधांशु, दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो नवल किशोर जी ने कहा, देखिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र के किसी भी कानून को कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती।
प्रोफेसर होकर भी नवल किशोर जी की यह मजबूरी है कि उनके नेता ने जो कहा उसको डिफेंड करें। उससे बड़ी बात है, जब आप ही लोग जाके न्यायालय में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, जब न्यायालय में विचाराधीन है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब न्यायालय में जो मामला सब जुडिस है उस पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं न्यायालय से फाइल खींच के कूड़ेदान में डाल देंगे, और उसके बाद संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा देश को। सोचिए, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं कि ये सोचिए, ये लोग कैसे हैं कि संसद से द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति के सिग्नेचर का कानून, जिसको इन्होंने खुद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसके इंप्लीमेंटेशन तो यह कह रहे हैं कि न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से खींचेंगे और कूड़ेदान में डाल देंगे। मगर आपको बताना चाहता हूं, अब इसका राजनीतिक निहितार्थ समझिए। यह कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? इमारते शरिया, मतलब इमारते शरिया नामक संस्था एक कार्यक्रम आयोजित करती है, और देखिए समान भाव से उसमें सभी दलों के लोग हैं। राजद है, कांग्रेस है और एमआईएम है, सभी दल वहां पे गए हैं। तो इनके लिए समस्या क्या है कि देखिए, इस देश में एक राष्ट्रवादी सोच का मुसलमान है जो भाजपा और जदयू के साथ है, एनडीए के साथ है, और एक वो कट्टरपंथी सोच का मुसलमान है जो इमारते शरिया जैसी संस्थाओं के साथ खड़ा है। उसको लेके मारामारी है राजद में, एमआईएम में और कांग्रेस में। इसलिए जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया वो संवैधानिक दृष्टि से तो आपत्तिजनक है, पर राजनीतिक दृष्टि से इंडी गठबंधन की अंदरूनी राजनीति में उनके राजनीतिक हित को ध्यान में रखने वाला है कि भाई सलमान खुर्शीद उतना तगड़ा नहीं बोल पाए जितना तेजस्वी यादव ने बोल दिया, ताकि वो जो कट्टरपंथी मुसलमान है उसको लगे कि राजद मेरी ज्यादा बड़ी पैरोकार है। क्योंकि एमआईएम के एक नेता ने यह बोल दिया कि मुसलमान के लिए जमीन से बड़ा शरिया है, शरिया से ऊपर कुछ नहीं है। अब तेजस्वी जी बोलते हैं हम क्या करें भैया, सारी दाल तो गटागट वही पी गवा, तो मैं कह दूंगा कि मैं कूड़ेदान में डाल देता हूं। ठीक वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव जी और वीपी सिंह के बीच में जब प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया था। और वैसे मैं प्रोफेसर साहब एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिस प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, ये बताइए वो प्रावधान तो सऊदी अरब में नहीं है जो इस्लाम की जन्मस्थली है, वो इंडोनेशिया में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वो टर्की में नहीं है जो खलीफत की सीट है। वो मौलाना कैसे हो गए, मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? वो उस कार्यक्रम में चले गए इसलिए मौलाना हो गए? मुस्लिम कार्यक्रम में जाने से कोई भी शख्स मौलाना हो जाता है? नहीं, हम बताना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे वो कानून चाहिए जो टर्की में, आईएसआईएस की सीरिया और इराक में भी नहीं है, जो सऊदी अरब में नहीं है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर छोड़िए, जो इंडोनेशिया में नहीं है, मुझे वो आला शरिया चाहिए। और किसमें कहे? इमारते शरिया के कार्यक्रम में। अब वो मौलाना है या वो गोपालक वंश से है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जो एलानिया बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार करे, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करे और सावन में खुलेआम मांसाहार करे, अब दर्शक तय करें कि वो कौन है। जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो और सर तन से जुदा में सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता हो, तो ये दर्शक तय करें कि उसे क्या कहा जाए। जिसके लिए शरिया संविधान से ऊपर होना चाहिए, शाबानों के ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, मगर संविधान का प्रावधान कूड़ेदान में होना चाहिए। तो मुझे लगता है मौलाना से भी बड़े मौलाना बनने के चक्कर में इस समय वो नजर आ रहे हैं। जिसे एक कहावत होती है अर्पिता जी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और मुल्ला से ज्यादा प्याज खाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं पार्टियों इफ्तार में जाते हैं तो ये बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, हर नेता की आती हैं सर। हर इंसान मुस्लिम दल को साधने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार की कई ऐसी तस्वीरें देखें, फिर उनको भी मौलाना नीतीश बोला जाए क्या? अर्पिता जी, आपने मेरा पूरा वक्तव्य नहीं सुना क्या? मैंने वो तो सिर्फ एक अंश बोला, और उसके साथ सावन में मांसाहार भी करें, उसके बाद शरिया को संविधान से ऊपर भी रखना चाहें, उसके बाद जय श्री राम को वार क्राई भी बोले और सरतन से जुदा पे शांति बना के रख ले। इसलिए मैंने कहा पूरा वाक्य सुनिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में 20 साल से जो दुर्दशा हुई है उसको कैसे ढका जाए, पूरी बीजेपी और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता इसी काम पर लगे हुए। जिन लोगों ने संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया, जब उस समय पर शरिया की कोई बात नहीं आई तो आज शरिया की बात कहां से आ सकती है? जिन लोगों ने उस समय पर संविधान में ये कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, वो आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 52 साल तक अपना तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में जलाई, जिस आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूके, आज उनको बड़ी संविधान की चिंता हो रही है।
अभी तो शरिया आया है, फिर मंगलसूत्र आएगा, फिर भैंस आएंगी, फिर मुजरा आएगा, फिर भारत पाकिस्तान आएगा, फिर कावड़ अभी शुरू होने वाली है, तो कावड़ के नाम पर तख्ती किसकी नाम की लगेगी वो आएगा, 80-20 आएगा, ज्यादा बच्चे वाले आएंगे, शमशान कब्रिस्तान आएंगे। मुझे लगता है कि देश को किस तरह से बरगलाया जाए उस पर बात हो। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, इस पूरी सरकार के एक मंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि पूरी तरह से बताए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या कारण रहे, वो कहाँ है, ब्लैक बॉक्स नहीं पता है, वो 4 पहलगाम वाले आतंकवादी कहाँ है नहीं पता है, यहाँ पर शरिया लागू हो रहा है। मुझे लगता है पूरी तरह से मुद्दों को कैसे भटकाया जाए, बीजेपी इसमें मास्टर हो गई। ठीक है, लेकिन आलोक जी मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ और एक चीज समझना चाहती हूँ कि बीजेपी से मुद्दा बना रही है, लेकिन बैठे बैठे उनके हाथों में मुद्दा किसने थमाया? ये इमारतें शरिया में जाने की क्या जरूरत थी सर? और अगर गए भी, चलिए चले गए, लेकिन वहां से आप संविधान जो जिस तरह से ये पूरा कानून बना है सर, संसद से बना है ना, उसको वहां कह रहे हैं कूड़े में फेंक देंगे। मतलब शरिया के एक मंच से आप कह रहे हैं कि जो कानून बना है हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। वो मंच क्यों चुना गया फिर? मुझे लगता है कि कूड़े में फेंके भी गए हैं। क्या 3 काले कृषि कानून आए थे, वो मोदी जी ने कूड़े में नहीं डाले? क्या नोटबंदी वाला कानून के ऊपर क्या हुआ? लैंड एक्विजिशन बिल में क्या हुआ था? सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस है। अरे भाई, राम मंदिर तो पिछले 50 साल से सब जुडिस जो बना रहा है अधिकार तो उसी के पास। मान लीजिए आपके हिसाब से कूड़े में भी फेंका तो वो मोदी जी के पास ही अधिकार है ना। तेजस्वी साहब थोड़ी उसको कूड़े में फेंक देंगे। आप ये मोदी जी को भगवान है, मोदी जी के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। हाँ, सरकार के पास अधिकार है, वही मैं कह रही हूँ ना सर, सरकार के पास। मोदी सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं इसलिए मैं मोदी बोल रही हूँ। के प्रवक्ता को आप जबरदस्ती दबाए चले जा रहे हैं। अरे सर, ये तो मुझे पता था, ये आप बोलना शुरू नहीं करते उसके 1 मिनट के बाद ये डायलॉग आ जा सकता है सर। आप उसको सुन रही हूँ सर, भटक जा रहे हैं। वापस विषय पर लौटती हूँ मैं, प्लीज सर। सुधांशु जी, आलोक जी मैं आती हूँ, दोबारा आती हूँ सर। देखिए, जब विषय पे डिफेंड और आलोक जी ने दूसरा झूठ बोला कि जब संविधान बना तो शरिया की बात नहीं आई थी। आलोक जी कान खोल के सुनिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह बात आई जब मुस्लिम लीग के सदस्य, वही मुस्लिम लीग जिसके साथ आप हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, उनकी पृथक पहचान होनी चाहिए। तो उसके ऊपर गुस्से में, ठीक है, क्या तरीका है वारिस पठान साहब? अरे भाई, मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। ठीक सर। आलोक शर्मा, सुनो कान खोल के। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, अभी जाके कोई इंटरनेट पे चेक कर ले, पेज नंबर 270 के आसपास। आज बादशाह मत बोलो। आलोक जी इसमें छोटा सा जवाब, फिर आपको नाराज हो जाएंगे, आप बोल नहीं रहे। एक एक करके सर प्लीज। आलोक जी, अर्पिता जी, इस ढंग से बहस होगी कि हर दूसरी लाइन पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ वही आलोक जी, हर मत दूसरी लाइन पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आप, इन्होंने झूठ बोला है, वो झूठ एक्सप्लेन हो रहा है। अब सुनिए दूसरी बात। अच्छा ठीक है सुधांशु, 10 सेकंड आपको, आप कंप्लीट कर लीजिए। अरे अपना टर्न आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। ठीक है सर, सर मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है सर। ठीक है सुधांशु जी, 10 सेकंड। ठीक है आलोक जी, प्लीज मत बोलिए। दूसरे मेहमानों का भी वक्त जाया कर रहे हैं। ठीक है, इस ढंग से बीच में डिस्टर्ब करके बोल रहे हैं। और आप सामान्यतः ऐसी डिबेट नहीं करते थे, क्या हो गया? आप अपना संतुलन क्यों खो बैठे हैं, ये तो आप समझिए। अब मैं अपनी पूरी बात कह दूं, अपना टर्न आएगा, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिए। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने मान रखी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टेड होने चाहिए, सेपरेट पहचान होनी चाहिए। तो बहुत तिलमिलाकर सरदार पटेल ने जवाब दिया था कि ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। यह सरदार पटेल का बयान है। मैं नहीं मानता कि एक रात में तुम्हारा दिल बदल गया। और ये 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी बोला है। उसके बाद उन्होंने कहा मगर अब जो हो गया सो हो गया, अब अलग पहचान की बात मत करो, अब साथ में रहने की बात करो। आपने कहा कि उस समय नहीं हुआ, तो सुनिए, मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 294। ए आलोक शर्मा, कान खोल के सुनो। इस्लाम सेज दैट देयर इज ए कंट्री इन विच नॉट अंडर मुस्लिम रूल, वेयर एवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुस्लिम लॉ एंड द लॉ ऑफ द लैंड, द फॉर्मर मस्ट प्रिवेल ओवर द लेटर। मुस्लिम विल जस्टिफाइड ओबेइंग द शरिया लॉ, नॉट द लॉ ऑफ द लैंड। और हमें इस प्रवृत्ति को रोकना होगा, मगर आप लोगों ने बात नहीं सुनी बाबा साहब अंबेडकर की। और आज इमारत शरिया में जाके खड़े होके बेशर्मी के साथ आकर चिल्ला चिल्ला के झूठ झूठ बोल के मैंने एक फैक्ट बोला है। बाबा साहब अंबेडकर की किताब का पेज नंबर 294, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, और ये आदमी आए बाएं साएं बोल के डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं।